पिछले 1 घंटे से मैं बाजार में घूम रहा था। मैंने बाजार से कुछ भी नहीं लेना था, बस घर में बैठा बोर हो रहा था। तो सोचा कि बाजार का चक्कर लगा आता हूँ, जरा दिल बहल जाएगा और समय भी गुजर जाएगा। बाजार में मर्दों के मुकाबले औरतों की बहुत भीड़ थी। वहाँ एक से बढ़कर एक खूबसूरत औरत थी। अचानक ही मेरी निगाह एक औरत की तरफ गई। वो कुछ कपड़े खरीद रही थी, बहुत खूबसूरत थी। अभी मैं उसकी तरफ देख ही रहा था कि उसने अचानक से शोर मचाना शुरू कर दिया। वो इस तरह से चिल्ला रही थी जैसे उसे बिजली का झटका लगा हो। उस औरत ने आगे बढ़कर मेरे चेहरे पर थप्पड़ मार दिया और फिर उसके बाद उसका हाथ रुका नहीं। वो मुझे थप्पड़ मारती रही। शोर मचाकर उसने सबको इकट्ठा कर लिया था और जो मेरे साथ हो रहा था मेरी समझ से बिल्कुल बाहर था। हालांकि मैंने उस औरत को छेड़ा भी नहीं था। बहुत से लोग उस औरत की तरफ देख रहे थे। वो औरत चीख चीख कर सबको कह रही थी कि इस लड़के ने मुझे छेड़ा है और मेरे कान में बहुत ही गंदी बात बोली है। उसके बाद तो किसी ने मेरी एक न सुनी, सब लोग मुझ पर टूट पड़े। मुझे लगा कि आज तो मैं यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा पाऊंगा। इससे पहले कि वो लोग मार मार कर मेरी जान ही ले लेते, एक बड़े बूढ़े आदमी ने आगे बढ़कर सबको पीछे हटा दिया। वो आदमी बहुत ही रौबदार शख्सियत का मालिक था। कहने लगा, मैं इसी इलाके का एसपी हूँ और ये औरत झूठ बोल रही है। मेरे पास इस औरत के पहले भी कई मामले आ चुके हैं। ये औरत ऐसे ही अचानक से राह चलते शोर मचाना शुरू कर देती है कि इस आदमी ने मुझे छेड़ा है। बाद में मामला निपटाने के लिए ये औरत उस आदमी से अच्छे खासे पैसे लेती है। उस आदमी की ये बात सुनकर वो औरत जिसने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया था वो अचानक से ही गायब हो गई। सब उसे देख रहे थे मगर वो ऐसे गायब हुई कि दोबारा नज़र नहीं आई। उस आदमी ने मुझे ज़मीन से उठाकर स्टूल पर बिठाया और फिर मुझे पानी की बोतल ला कर दी। भगवान की कृपा हुई थी कि मुझे ज़्यादा चोटें नहीं आई थीं। बहुत से लोग मुझसे माफ़ी भी मांग रहे थे कि हमसे गलती हो गई, हम उस औरत की बातों में आ गए। मगर अब क्या हो सकता था। कुछ ही देर में भीड़ इधर उधर छटने लगी थी मगर वो आदमी जिसने मेरी मदद की थी मेरे पास ही खड़ा था। कहने लगा, तुम मेरे साथ चलो, एक कप चाय का पियो। उस आदमी ने मेरी जान बचाई थी इसलिए मैं मना न कर सका और उसके साथ उसके घर चला आया। वो गाड़ी में बिठाकर मुझे अपने घर ले गया था। रास्ते में उस आदमी ने मुझे अपना नाम इंस्पेक्टर विक्रम चौहान बताया था। मैं जब उसके घर पहुंचा तो उसने दरवाजे पर दस्तक दी तो बहुत ही हसीन और खूबसूरत लड़की ने दरवाज़ा खोला था। दरवाज़ा खोलते ही मेरी उस लड़की से आंखें चार हो गई थीं और फिर मैं भी उसे देखे बिना नहीं रह पाया था। वो थी ही इतनी खूबसूरत कि जो भी उसे देखता तो देखता ही रह जाता। मैंने एकदम से अपनी नज़रें झुका लीं कि अभी अभी मेरे साथ जो कुछ हो चुका था वो मेरे लिए बहुत ही बड़ा एक्सपीरियंस था। मैं नहीं चाहता था कि उस आदमी पर मेरा गलत इंप्रेशन पड़े, लेकिन वो लड़की फिर भी मुझे गहरी नज़रों से ही देख रही थी। मैं उसकी नज़रों के घेरे में था और फिर घर के अंदर दाखिल हो गया। उस आदमी ने अपनी बेटी के सर पर हाथ रखा और कहा, जाओ मेहमान के लिए खाने पीने का इंतजाम करो। उस आदमी ने लड़की को ये कहकर भेज दिया, जबकि मेरे दिल में वो पूरी तरह से घर कर चुकी थी। मैं खुद को दिल ही दिल में समझाने लगा कि उस आदमी के घर आकर उसकी बेटी पर नज़रें जमाना ये सही नहीं है, ये इंसान क्या सोचेगा। लेकिन फिर अजीब बात हुई कि उस बूढ़े आदमी ने मुझसे हद से ज़्यादा फ्री होना शुरू कर दिया। कहने लगा, तुम खुद को मेरे घर का ही फैमिली मेम्बर समझो, अब तो यहाँ आते जाते रहा करो। वो बूढ़ा आदमी रहस्यमयी मुस्कुराहट लिए मुझसे बातें कर रहा था। 10 मिनट के बाद उसकी बेटी हाथ में चाय की ट्रे लेकर आ गई। वो अंदर दाखिल हुई तो मेरी नज़र अचानक ही उसकी तरफ उठ गई और उस आदमी ने जरा भी गुस्सा नहीं दिखाया, बल्कि वो मुझे मुस्कुराकर देखता रहा। हालांकि उसने देख लिया था कि मैं उसकी बेटी को देख रहा हूँ। मुझे अंदाज़ा हुआ जैसे वो बूढ़ा आदमी मुझे अपना दामाद बनाना चाहता है। और फिर अगली बात जो उसने की वो बहुत ही ज़्यादा हैरान कर देने वाली थी। वो बोला कि बेटा, मैं अपनी बेटी के लिए एक लड़का ढूंढ रहा हूँ। लड़का अच्छा, सभ्य, संस्कारी होना चाहिए। मुझे बहुत समय से अपने लिए एक सभ्य और संस्कारी दामाद की तलाश थी। आदमी की बात सुनकर मैं तो अपनी जगह से उछल पड़ा था। मैं बोला, जी मैं आपकी बात समझा नहीं। मैं परेशानी से पूछने लगा तो वो कहने लगा कि बेटा, इतने समझदार तो तुम भी हो कि मैं तुम्हें अपनी बेटी का रिश्ता देना चाहता हूँ। मेरी बेटी पढ़ी लिखी है, खूबसूरती तो तुम उसकी अपनी आंखों से देख ही चुके हो। अगर तुम उससे शादी कर लोगे और मेरे साथ मेरे घर में घर जमाई बनकर रहोगे तो मेरे बुढ़ापे का सहारा बन जाओगे। दरअसल मैं जवानी में बहुत ताकतवर था, मुझे किसी का डर नहीं था, मगर अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरी ताकत को जंग लगने लगी है। मैं चाहता हूँ कि कोई मेरा सहारा बने। अगर तुम मेरे बेटे बन सकते हो तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाऊँगा। मैं उस बूढ़े आदमी की बात समझ गया था। वो मुझे घर जमाई बनाने को कह रहा था। मैंने कहा, आप मेरे लिए बहुत ही सम्मान का स्थान रखते हैं और थोड़ी देर पहले जो कुछ भी हुआ वो मेरे लिए अविश्वसनीय था।
आजकल कोई भी हक और सच्चाई का साथ नहीं देता। कोई देना भी चाहे तो उसमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो सच के साथ खड़ा हो सके। पर आपने मुझे हैरान कर दिया। आप यकीनन एक बहुत ही बहादुर इंसान हैं। आपकी बेटी भी बहुत खूबसूरत है। मुझे इस बात से कोई इनकार नहीं है कि मैं आपका दामाद बनूं, लेकिन मेरे मम्मी पापा दिल्ली में रहते हैं और आप यहाँ मुंबई में रहते हैं। मैं तो यहाँ जॉब के सिलसिले में रहता हूँ, लेकिन पूरी ज़िंदगी आपके साथ रहना मेरे लिए मुमकिन नहीं होगा। मैं अपने माँ बाप का इकलौता सहारा हूँ। मुझसे छोटी 2 बहनें हैं जिनकी जिम्मेदारी मेरे ही ऊपर है। मेरी बात सुनकर वो बूढ़ा आदमी जोरदार कहकहा लगाकर हंस पड़ा और बोला, अरे बेटा, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, लेकिन मुझे तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी पसंद आई है। तुमने हेरा फेरी से काम नहीं लिया, जो मन में था वही तुमने बोल दिया है। बहुत अच्छे, बहुत खूब। अब तो तुम ही मेरे दामाद बनोगे। मैं तो ऐसे ही किसी लड़के की तलाश में था। मेरी बेटी बहुत ही मासूम है और जानते हो, आजकल मासूम लड़कियों का जमाना नहीं है। तुम तो देख ही चुके हो कि बाजार में मौजूद औरत ने कितना बड़ा जाल बिछाकर तुम्हें फांसने की कोशिश की थी। बस ऐसी ही औरतें आजकल मर्दों के दिलों में भी घर कर रही हैं। मेरी मासूम बच्ची से कौन शादी करेगा? और अगर उससे शादी कर भी ली तो वो अपने घर को नहीं बसा पाएगी, क्योंकि हो सकता है कि कल उसे कोई और चालाक लड़की अपने जाल में फंसा ले। ये बात सुनकर मुझे बड़ा अजीब लगा था। मैं सोचने लगा, ये घर कितना आलीशान है। इस घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है। लड़की भी खूबसूरत है, उसका बाप भी इस एरिया का एसपी है। फिर भी वो मेरे ही साथ अपनी बेटी की शादी क्यों करना चाहता है? फिर मैंने सोचा कि हो सकता है वो आदमी अभी तक किसी पर भरोसा न कर पाया हो। कहते हैं कुछ नज़र हीरे को पहचानने वाली होती है। हो सकता है उसने मुझे हीरा समझकर पहचान लिया हो। ये बातें मैं अपने दिल ही दिल में सोच रहा था। मैं ये भी जानता था कि इसके पीछे ज़रूर कोई ना कोई कारण छुपा हुआ है, जो ये आदमी एक अनजान लड़के पर भरोसा कर रहा है। बूढ़े आदमी से गपशप करने के बाद मैं उनके घर से चला आया। अपने घर आकर मैंने अपने मम्मी पापा को सारी कहानी बताई और कहा कि वो आदमी बहुत ही इज्जतदार माना जाता है। उसकी अपनी बहुत बड़ी कोठी है और वो मुंबई का नामी गिरामी आदमी है। मेरी ईमानदारी पसंद आने की वजह से वो मेरी शादी अपनी बेटी के साथ करना चाहता है। मेरे माँ बाप ये सुनकर बहुत खुश हुए। बोले, बेटा, अगर ऐसा हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। हमारे रिश्तेदार वैसे भी हमें सम्मान नहीं देते। वो तो हमारी गरीबी की वजह से हमसे दूर दूर रहते हैं। तुम वहाँ एक छोटी सी जॉब करते हो। अगर वो बूढ़ा आदमी तुम्हें अपना घर दामाद भी बनाना चाहे तो हमें कोई ऐतराज़ नहीं है। तुम हमें महीने के महीने पैसे भेजते रहना। हम तुम्हें अपने घर में रहने के लिए बिल्कुल भी तुम्हारे ऊपर जोर ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। मेरी मम्मी की आंखें पैसे की चमक से चौंधिया गई थीं। उन्हें लग रहा था कि अच्छे ख़ानदान में मेरी शादी हो जाएगी तो मेरे लिए एसपी साहब के संबंध भी बहुत काम आएंगे। मेरे माँ बाप की सोच मैं समझ चुका था, पर मैं ये नहीं जानता था कि जो लड़की मेरी पत्नी बनने जा रही है वो लड़की मेरी ज़िंदगी तबाह और बर्बाद कर देगी। इस बात से मैं बिल्कुल भी अनजान था कि वो कैसे घिनौने चेहरे की मालिक होगी। देखने में वो बहुत ही खूबसूरत थी और मासूम नज़र आती थी। उसकी अदाएं ऐसी थीं कि कोई भी मर्द उसे देखकर उसकी अदाओं का दीवाना हो जाता। उस आदमी ने जो कुछ कहा था, वो लड़की तो उसे देखने में बिल्कुल ही वैसी लग रही थी, लेकिन अंदर से वो कैसी थी मुझे नहीं पता था। वो बूढ़ा आदमी जो कि देखने में ईमानदार और शरीफ लग रहा था, मैंने उसकी बातों पर विश्वास कर लिया और फिर 1 हफ्ते के अंदर ही अंदर एसपी विक्रम चौहान की बेटी रिद्धिमा से मेरी शादी हो गई। लेकिन शादी से पहले ही कुछ हादसे ऐसे हुए जो बहुत ही अजीबोगरीब थे। एसपी साहब ने मुझे इस बात की अनुमति नहीं दी थी कि मैं उनके बारे में आसपास के लोगों से जानकारी हासिल करूं। उनका कहना था कि तुम्हें दामाद बनाने का मेरा इरादा यही है कि तुम मेरे बेटे बनकर रहो, और भला बेटा बाप के बारे में जानकारी इकट्ठा करती फिरे, ये अच्छा नहीं लगता। मैं उनकी बातों से बहुत ही इम्प्रेस हुआ था। जो भी करने का इरादा रखता था तो फ़ौरन ही उनके कहने पर रुक जाता था। मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं था। उस समय मैं बहुत ही छोटी सी और एक मामूली सी जॉब कर रहा था। खाने पीने के पैसे भी कम पड़ जाते थे। घर के खर्चे भी बहुत बड़े थे। 2 बहनों की जिम्मेदारियां थीं, उन्हें भी पूरा करना था। एसपी साहब ने कहा था कि मैं तुम्हारी नौकरी अच्छी जगह लगवाने में तुम्हारी मदद करूंगा। खैर, मेरी शादी रिद्धिमा से हो गई। मैं उस समय खुद को इस दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान महसूस कर रहा था। रिद्धिमा बहुत ही सुंदर लग रही थी। शादी में उसने लाल रंग का जोड़ा पहना हुआ था। मैं बहुत से सपने सजाए आगे के बारे में सोच रहा था कि शादी के बाद एसपी साहब के घर रहकर ऐश करूंगा। मगर शादी के फौरन बाद से ही एसपी साहब का व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगा था।
विदाई के समय से ही वो कहने लगे थे कि बेटा, पहले मैंने तुम्हें घर दामाद बनाने को ही कहा था, पर अभी मैं कुछ समय के लिए ऐसा नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि तुम रिद्धिमा को अपने साथ लेकर अपने माँ बाप के घर चले जाओ, ये ज़्यादा बेहतर होगा। कुछ समय बाद मैं तुम्हें अपने घर बुला लूँगा। मैंने कहा, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। मैंने अपने माँ बाप को बता दिया था कि रिद्धिमा हमारे साथ ही हमारे घर दिल्ली में रहेगी। एसपी साहब से भी अच्छे संबंध थे, मैं उन्हें बिगाड़ नहीं सकता था। रिद्धिमा को विदा कराकर मैं अपने घर ले आया। दिल्ली जाकर रिद्धिमा अपने घर मुंबई को बहुत याद कर रही थी। रास्ते भर वो रोती रही थी। कहने लगी, मुझे अपना शहर बहुत प्यारा है। पापा ने न जाने मुझे आपके साथ दिल्ली इतनी दूर क्यों भेज दिया। उसका रोना देखकर मुझे अफसोस होने लगा। शायद एसपी साहब अपनी औलाद को मजबूत बनाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया होगा। शादी वाली रात उसने रो रो कर अपना हुलिया बिगाड़ रखा था। मैं तो उससे कोई मांग ही नहीं कर सकता था। मैंने तो उसे उसके हाल पर ही छोड़ दिया था, क्योंकि उसने रो रो कर खुद की हालत ख़राब कर ली थी। मैं उसे थोड़ा सा समय देना चाहता था। मैं चाहता था कि वो अच्छी तरह से हमारे घर के माहौल में घुल मिल जाए, उसके बाद ही हम अपने रिश्ते की शुरुआत करेंगे। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सुबह हुई तो मैंने देखा रिद्धिमा कमरे में नहीं थी। मैंने रिद्धिमा को हर जगह तलाश किया, मगर वो मुझे नहीं मिली। फिर मैं वापस कमरे में आया तो देखा रिद्धिमा कमरे में ही खड़ी थी। उसके हाथ में मोबाइल भी था, जो वो अपने घर से लेकर आई थी। मैंने कहा, रिद्धिमा तुम कहाँ चली गई थी? रिद्धिमा बोली कि मैं तो बाथरूम में थी। दरअसल मुझे नहाते हुए बहुत देर लग गई। मैं हैरान हुआ कि उसने नहाने में इतनी देर क्यों लगाई, फिर वो अपना मोबाइल भी अपने साथ लेकर बाथरूम में क्यों गई थी। मैंने कहा, रिद्धिमा तुम पागल तो नहीं हो? मैंने उसे मजाक के अंदाज में कहा था, जिस पर रिद्धिमा गुस्से से कहने लगी, आपका क्या मतलब है? क्या मेरा दिमाग खराब है? रिद्धिमा एकदम से आंखें चढ़ाते हुए कहने लगी, तो मैं डर गया। शायद उसका मजाक का मूड नहीं था। अमीर बाप की बेटी को ब्याह कर घर में लाना भी मुझ जैसे गरीब के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल बन गई थी। मैं उस समय चुप हो गया, जैसे कोई बच्चा किसी बड़े की डांट पर सहम जाता है। मैं कमरे से बाहर आया तो माँ बाप मेरा इंतजार कर रहे थे। वो कुछ परेशान भी लग रहे थे। मैंने कहा, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मेरी नौकरी अच्छी जगह लग जाएगी, फिर घर के हालात बहुत अच्छे हो जाएंगे। मैं समझ सकता हूँ कि ज़रूर आपको मेरी नौकरी की चिंता है। वो दोनों एक दूसरे को देखने लगे, जैसे मुझसे कुछ कहना चाहते हों, मगर फिर खामोश हो गए। इतने में रिद्धिमा बाहर आ गई। हम सब ने बैठकर नाश्ता किया। शाम तक का समय कैसे गुजर गया मुझे पता ही नहीं चला। रिद्धिमा को देख देख कर मेरी बेकरारी बढ़ती ही जा रही थी। वो इतनी सुंदर थी कि उसे बाहों में लेने का मन कर रहा था, लेकिन मैं खुद पर कंट्रोल करता रहा। मुझे रात का इंतजार था। मैंने सोच लिया था कि आज तो मैं रिद्धिमा को नहीं छोड़ने वाला। मैं मन ही मन रिद्धिमा को देखकर मुस्कुरा रहा था। मेरा ख्याल था कि आज रिद्धिमा से अपने दिल की बातें करूंगा। उसे बताऊंगा जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था तो कैसा महसूस किया था। पर ऐसा कहीं होता दिखाई नहीं दे रहा था। रिद्धिमा मुझसे दूर दूर रह रही थी। मैं जितनी कोशिश करता कि उसे अपने पास बुलाऊं, वो मुझसे उतना ही दूर हो जाती। फिर रात होते ही मैंने रिद्धिमा से बात करने का फैसला कर ही लिया। मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे बिस्तर पर बिठा दिया। मेरे अंदर के जज्बात बहक रहे थे। मैं रिद्धिमा से अब और दूर नहीं रहना चाहता था। मैं रिद्धिमा के बहुत करीब था। मेरी गर्म सांसें उसके चेहरे पर पड़ रही थीं। लेकिन रिद्धिमा ने अचानक ही मुझे धक्का दे दिया। मैं हैरान होकर रिद्धिमा को देखने लगा। आज हमारी शादी की दूसरी रात थी। पहली रात तो मैं खुद ही उसके पास नहीं गया था, लेकिन भला अब रिद्धिमा मुझे अपने करीब क्यों नहीं आने दे रही थी। मैंने देखा उसकी आंखों से आंसू टप टप गिरने लगे थे। मैंने रिद्धिमा से कहा, क्या हुआ? कहने लगी कि मुझे पापा की याद आ रही है। और बस फिर क्या था, रिद्धिमा ने वो रात भी रोते हुए गुजार दी थी। मैंने अपने दिल में मचलते जज्बातों पर ठंडा पानी डाल दिया। मुझे बहुत बुरा लगा था, बहुत अजीब भी लगा। क्या रिद्धिमा मुझसे शादी करके खुश नहीं थी? मैं बार बार यही सोच रहा था। हमारी शादी को 8 दिन गुजर चुके थे, लेकिन अब तक मैंने रिद्धिमा को छुआ भी नहीं था। जब भी मैं उसके पास जाने की कोशिश करता तो वो कोई ना कोई बहाना बनाकर रोने बैठ जाती, और फिर मैं मन मार कर रह जाता। इधर मुझे एसपी साहब के फ़ोन पर फ़ोन आ रहे थे। बेटा, मेरी बच्ची का ख्याल रखना, वो बहुत नाजुक दिल की मालिक है। अगर तुम उसका ख्याल नहीं रखोगे तो वो मर जाएगी, वो मुरझा जाएगी। तुम्हें तो पता है मुझे अपनी बेटी बहुत प्यारी है। वो बातों बातों में ये जता रहे थे कि अगर तुमने मेरी बेटी का ख्याल नहीं रखा तो मैं तुम्हारे सर पर रखा हुआ हाथ हटा लूँगा। मैं खामोश हो गया। एसपी साहब को अंदर की बात भी नहीं बता सकता था कि उनकी बेटी तो मुझे पति का स्थान देने को तैयार ही नहीं है। मैंने अब तक उसे छुआ भी नहीं है। मैं उसके पीछे पीछे दीवानों की तरह फिर रहा हूँ, मगर मैंने उनसे कोई बात नहीं की। मैं कमरे में आया तो रिद्धिमा रेड कलर का गाउन पहने आराम से सोफे पर बैठी फ़ोन चला रही थी। उसे देखते ही मेरे जज्बात फिर से बेकाबू होने लगे।
मगर मैं मन महसूस कर रह गया। मुझे पता था रिद्धिमा मुझे हाथ भी नहीं लगाने देगी। मैं भी बेड पर जाकर अपना फ़ोन चलाने लगा। कुछ देर बाद रिद्धिमा बेड पर आकर सोने के लिए लेट गई। मैं बार बार रिद्धिमा की तरफ देख रहा था। सोते हुए वो कितनी प्यारी लग रही थी। सोने से पहले रिद्धिमा ने अपना पूरा मेकअप उतार दिया था। बिना मेकअप के भी कितनी सुंदर थी। उसके गुलाबी भरे भरे होंठ जो मेरे जज्बातों में आग लगा रहे थे। मैंने बिना सोचे समझे ही उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए। रिद्धिमा एकदम से तड़प उठी थी। उसने मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया। मैं हक्का बक्का सा उसे देखता रह गया। रिद्धिमा जोर जोर से चीख रही थी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बिना अनुमति के मुझे टच करने की? अपनी औकात में रहो, मेरे करीब आने की कोशिश मत करना। इतना कहकर रिद्धिमा अपना तकिया उठाकर सोफे पर चली गई। आज मुझे अपनी बेबसी पर रोना आ रहा था। शायद मैंने रिद्धिमा से शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी थी। जैसे तैसे रात गुजर गई थी। सुबह होते ही अजीब बात हुई। मुझे एसपी साहब का फ़ोन आ गया। कहने लगे, बेटा मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। अगर तुम यहाँ मुंबई आ सको तो अच्छा होगा। मैंने कहा मैं ज़रूर आऊँगा, लेकिन रिद्धिमा मेरे साथ जाने को तैयार नहीं थी। मैंने यही बात रिद्धिमा के पापा को फ़ोन पर बता दी। वो बोले कि तुम रिद्धिमा को वहीं छोड़ कर आ जाओ। मैंने रिद्धिमा से पूछा कि तुम भला मुंबई क्यों नहीं जाना चाहती हो? पहले तो तुम्हें अपने शहर की बहुत याद आती थी। वो कहने लगी कि दरअसल मेरा दिल फिर उस शहर से जुड़ जाएगा और फिर वहाँ से आने में मुझे बहुत तकलीफ होगी और मेरा दिल नहीं करेगा कि मैं वहाँ से वापस आऊँ। मैं हैरान था। आखिर एक दिन में ही ऐसा क्या हो गया कि रिद्धिमा का मूड ही बदल गया और वो बहुत ज़्यादा खुश नजर आने लगी थी। उसे देखकर लगता था जैसे उससे ज़्यादा खुश कोई और हो ही नहीं सकता। पता नहीं उसे कौन सी दुनिया जहान की खुशी मिल गई थी। अब वो बार बार मुझे हंसकर बातें करती थी, लेकिन अभी उसने मुझसे दूरी बनाए रखी थी, जिसकी वजह से मेरा और उसका कोई संबंध नहीं बना था। मैंने कहा, रिद्धिमा तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें अच्छा लगेगा, तुम्हारा मन बहल जाएगा। रिद्धिमा बोली कि आप चले जाएं, पापा मुझसे ज़्यादा आप पर भरोसा करते हैं। मैं हैरान था कि कल तक रिद्धिमा बाप की याद में बुरी तरह तड़प रही थी और आज वो मुझसे कह रही थी कि मैं उसके बाप से अकेला ही मिलकर आ जाऊं। खैर मैं उसकी बात पर खामोश हो गया, लेकिन मेरा दिल कह रहा था कि कुछ ना कुछ दाल में ज़रूर काला है। इधर मेरे माँ बाप का रवैया भी मुझे शक में डाल रहा था। खैर मैं एसपी से मिलने के लिए मुंबई चला गया। मैं एसपी साहब के घर गया तो वो बहुत परेशान लग रहे थे। मैंने कहा कि आपसे मिलने के लिए आया हूँ, लेकिन आप मुझे सच्चाई बता दें। आज मेरी भी नज़रें उठी हुई थीं। मैं उनसे उनकी बेटी की हकीकत जानना चाहता था, मगर एसपी साहब नज़र झुकाए अपने कमरे में बैठे परेशान दिख रहे थे। वो कहने लगे, बेटा क्या बताऊं, कभी कभी औलाद अपने माँ बाप का सर झुकाकर रख देती है और वो चाहकर भी अपने बच्चों के लिए खुशियाँ नहीं लिख सकते। उनकी बात सुनकर मैं चुप हो गया। फिर उन्होंने जो कहानी मेरे सामने रखी उसे सुनकर तो मुझे खुद पर पछतावा होने लगा था। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया, मैं सोचने लगा। खैर उन्होंने जो कहानी सुनाई वो कुछ इस तरह थी। एसपी साहब ने बताया कि मेरी पत्नी आज से लगभग 10 साल पहले ही भगवान को प्यारी हो चुकी है। वो मेरे बेटे को जन्म देते हुए इस दुनिया को छोड़ गई थी। पत्नी के मरने के बाद मेरा नवजात बच्चा भी मर गया था, लेकिन मैं अपनी पत्नी से बहुत मोहब्बत करता था। मेरी पत्नी एक ऐसे ख़ानदान से थी जिसके बारे में लोगों की राय अच्छी नहीं थी। उनका कहना था कि ये एक बाजारी औरत है, पर मेरी पत्नी बहुत ही शरीफ थी। मैंने अपनी पत्नी पर भरोसा किया था और उसे बाजार की ज़िंदगी से उठाकर उसे इज्जत की ज़िंदगी दी थी। मेरी पत्नी ने भी अपनी पुरानी ज़िंदगी भुला दी थी और मेरे साथ अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत की थी। वो मेरे साथ बहुत खुश थी, पर उसके मरने के बाद मुझे कुछ अजीब बातें पता चलीं। उनमें से एक बात ये थी कि मेरी पत्नी के संबंध अभी तक उस बाजार से थे और ये भी कि वो अपनी बेटी को भी उस बाजार की हवा लगा चुकी थी। मैं इस बात पर बहुत परेशान हुआ था। मैं अपनी पत्नी से नाराज़ हो गया था, मगर वो मेरे दूसरे बच्चे को जन्म देते हुए ही इस दुनिया से चली गई थी। हमारे बीच जो भी था वो ख़त्म हो चुका था और फिर उसके चले जाने के बाद मेरे लिए अपनी बेटी को संभालना मुश्किल हो गया था। जब मेरी पत्नी मरी थी उस समय रिद्धिमा 16 साल की थी। ये बहुत ही नाजुक उम्र होती है। अगर इस उम्र में लड़की के पैर डगमगा जाएं तो वो अपने माँ बाप के मुंह पर कालिख लगाने में जरा भी देर नहीं करती। मैं माँ बनकर उसे पालता या बाप बनकर, मैं उसके साथ शक्ति से भी पेश आता था। इसके बावजूद भी मोहल्ले से मेरी बेटी की शिकायतें आने लगी थीं। 2 साल लगा दिए मैंने रिद्धिमा को सही राह पर लाने के लिए। मैंने उसे हर तरीके से समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी। मैंने सोचा मैं अपनी बेटी की शादी कर दूं, पर जैसे ही मैं रिश्ता तय करने की कोशिश करता, मोहल्ले का एक लड़का आकर मेरी राह में खड़ा हो जाता। वो लड़का मेरी बेटी से मोहब्बत का दावा करता था, पर विश्वास करो वो लड़का एक नंबर का गिरा हुआ इंसान था और मैं उसके बारे में अच्छे से जानता था।
बेटी की शादी ऐसे लड़के से कैसे कर सकता था जो सिर्फ उसके पैसे और शान के पीछे उसे शादी करना चाहता था। फिर वो लड़का भी मेरे गले की हड्डी बन गया। बेटा सच बताऊं तो मैं किसी थाने में एसपी नहीं हूँ। दरअसल मेरे पिताजी एसपी के पद पर थे। इसके बाद यहाँ के लोग मुझे वही सम्मान देते थे। और मैं कोई सरकारी तौर पर नौकर नहीं हूँ। मैंने कारोबार करके पैसा कमाया है। अब बुढ़ापे में समस्याएं ज़्यादा हो गई हैं। मेरी एक ही बेटी है, वो भी किसी की झूठी मोहब्बत में आकर उसके साथ भागने का फैसला कर चुकी थी। जब मैंने उसे रोककर तुम्हारे साथ उसकी शादी कर दी, क्योंकि तुम मुझे ईमानदार लगे थे। अब मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि मैंने तुमसे सच को छुपाया था। लेकिन एक बाप होने के नाते मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ कि मेरी बेटी को कभी बेसहारा मत करना। उसके साथ हमेशा अच्छे से पेश आना, वरना मैं समझूंगा कि तुमने मेरा मान नहीं रखा। बूढ़े आदमी की बातें सुनकर मेरा तो दिमाग सुन्न होने लगा था, पर उनकी शराफत की वजह से मैं खामोश हो गया। और अब मेरा जो संबंध बन चुका था उसे बिगाड़ना भी नहीं चाहता था। रिद्धिमा के पापा ने बताया वो लड़का जिसका नाम आकाश है वो दिल्ली पहुंच चुका है और रिद्धिमा से कांटेक्ट में है। मैं समझ गया कि मुझे क्या करना है। मैं सारा खेल समझ गया था कि रिद्धिमा अब इतना खुश क्यों रहने लगी है और वो मेरे साथ मुंबई क्यों नहीं आई थी। मैंने मन ही मन फैसला कर लिया और वहाँ से उठ आया। मैं वहाँ से वापस चला आया। घर आकर जो मैंने दृश्य देखा मेरे दिल को दहलाने के लिए काफ़ी था। मेरी पत्नी को मेरे मम्मी पापा ने रंगे हाथों पकड़ लिया था। मम्मी पापा कहने लगे ये लड़की तो बहुत ही बिगड़ी हुई है। मेरी मम्मी ने कहा कि आज जब मैं तुम्हारे कमरे में गई तो वहाँ अजीब सी खुशबू को महसूस किया था। फिर पता चला ये तो तुम्हारी पत्नी गलत हरकतें करती है। इसे गलत लत लग चुकी है और नशे की लत तो ऐसी होती है कि उसे ठीक भी नहीं किया जा सकता। लेकिन मैंने हिम्मत की और उस बूढ़े आदमी का मान रखा। मैंने कमरे में लाकर रिद्धिमा को समझाया, रिद्धिमा क्या तुम्हें पता है पति की ठुकराई हुई औरत का इस समाज में क्या स्थान होता है। रिद्धिमा नासमझी से मेरी तरफ देखने लगी। मैंने कहा, रिद्धिमा पति के ठुकराने के बाद औरत का समाज में कोई सम्मान नहीं रह जाता, वो एक वेश्या बन जाती है। सड़क छाप आशिक सिर्फ उसके शरीर के भूखे होते हैं और अपनी वासना की आग को शांत करते ही वो औरत को छोड़ देते हैं। ऐसे सड़क छाप आशिकों के लिए औरत एक खिलौना होती है। जो सम्मान, जो प्यार, मोहब्बत पति अपनी पत्नी को दे सकता है वो सड़क छाप आशिक बिल्कुल नहीं। तुम्हारे पापा ने जो फैसला किया था वो सोच समझ कर ही किया होगा। नहीं तो वो चाहते तो आकाश के साथ ही तुम्हारी शादी कर देते। लेकिन उन्हें पता था कि आकाश अच्छा लड़का नहीं है, वो जिंदगी भर तुम्हारा साथ नहीं निभा पाएगा। इसीलिए उन्होंने मुझे तुम्हारे लिए चुना, क्योंकि वो जिंदगी भर तुम्हें खुश देखना चाहते थे। मेरा विश्वास करो रिद्धिमा, आकाश अच्छा लड़का नहीं है। लेकिन रिद्धिमा को मेरी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। मैंने रिद्धिमा को एक मौका दिया। मैंने कहा, ठीक है तुम आकाश से अकेले में मिलो, देखना वो तुम्हारा फ़ायदा उठाने की कोशिश ज़रूर करेगा। तुम उसे कुछ भी गलत हरकत करने के लिए रोकना। अगर आकाश अपनी मर्यादा में रहता है तो फिर वो तुमसे सच्ची मोहब्बत करता है। मैं बिना देर किए तुम्हें तलाक देकर आकाश के साथ तुम्हारी शादी करवा दूंगा। लेकिन वादा करो अगर आकाश की सच्चाई तुम पर खुल गई तो तुम नशे की लत छोड़ दोगी और एक वफादार पत्नी बनकर हमेशा मेरे साथ रहोगी। रिद्धिमा ने मुझसे वादा किया कि ऐसा ही होगा। अगले दिन मैं रिद्धिमा को आकाश से मिलवाने के लिए ले गया। रिद्धिमा ने आकाश को फ़ोन करके एक होटल में बुला लिया था। मैं पहले ही उस कमरे में जाकर छुप गया था। जैसे ही आकाश और रिद्धिमा कमरे में दाखिल हुए, आकाश ने धक्के से रिद्धिमा को बेड पर गिरा दिया। आकाश के चेहरे से ही वासना टपक रही थी। वो रिद्धिमा को घूर घूर कर देख रहा था और फिर आकाश ने और ज़्यादा टाइम नहीं लगाया। वो रिद्धिमा पर भूखे भेड़िए की तरह टूट पड़ा था। रिद्धिमा हक्का बक्का सी अपने हाथ पैर अपने बचाव में चलाने लगी थी। आकाश क्या कर रहे हो, ये छोड़ो मुझे, ये क्या दरिंदगी है। लेकिन आकाश पर तो हवस का भूत सवार था। वो बड़बड़ा रहा था, रिद्धिमा आज मत रोको, आज बहुत मुश्किल से ये मौका मिला है। आज मुझे अपने मन की कर लेने दो। बहुत सालों से तुम्हारे लिए तड़प रहा हूँ, लेकिन तुम्हारा वो बूढ़ा बाप हर बार मेरे बीच में आ जाता था और मैं तुम्हें हासिल करते करते रह जाता था। लेकिन आज मेरी ये तमन्ना जरूर पूरी होगी। तुम्हारा ये खूबसूरत सा बदन आज सिर्फ मेरा होगा। मैं इसके साथ आज पूरी रात। तभी मैं पर्दे के पीछे से निकल आया और आकाश को खींचकर रिद्धिमा के ऊपर से हटाया। मैंने आकाश के मुंह पर 2-3 थप्पड़ मार दिए। आकाश हड़बड़ा गया था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। रिद्धिमा डरी सहमी सी मेरे पीछे खड़ी थी। मैंने आकाश को पुलिस की धमकी देकर छोड़ दिया कि अगली बार रिद्धिमा के रास्ते में आए तो पुलिस के हवाले कर दूंगा। मैं फिलहाल आकाश को पुलिस के हवाले नहीं करना चाहता था, क्योंकि इससे रिद्धिमा की ही बदनामी होती। इसलिए मैंने उसे वार्निंग देकर छोड़ दिया था। मैं रिद्धिमा को घर ले आया। रिद्धिमा की आंखें खुल चुकी थीं। मैंने उसे उसके बाप की बताई हुई सारी कहानी सुना दी।
रिद्धिमा का सर शर्मिंदगी से झुक चुका था। उस दिन के बाद से उसने ऐसी कोई हरकत नहीं की थी। अब वो मुझसे मोहब्बत करती थी और मेरी इज्जत करने लगी थी। इसीलिए मैं कहता हूँ और इस बात पर विश्वास भी रखता हूँ कि औरत को विश्वास, प्यार और नरमी से समझाया जा सकता है। सख्ती से औरत हमेशा बिगड़ जाती है। उस बूढ़े आदमी ने मेरे साथ भलाई की थी और मेरी जान बचाई थी। मैंने भी उस बूढ़े आदमी की इज्जत रखी और रिद्धिमा को सीधे रास्ते पर ले आया। इस सब में मुझे 3 महीने का समय लग गया था और अब मैं अपनी पत्नी के साथ बहुत खुश हूँ और उसने भी अपने सब बुरे काम छोड़ दिए हैं और मुझसे और भगवान से माफ़ी मांग ली है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। प्लीज़ दोस्तों, अपनी राय ज़रूर दिया करें जिससे हमें पता लगे कहानी आपको पसंद आती है या नहीं। कहानी को एक लाइक ज़रूर करना दोस्तों। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली किसी नई कहानी के साथ।